इस दौर में हर व्यक्ति कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा है। कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस आपको फिजिकल पेन देगा या कोई भी तरह का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे अगर आप WHO के हिसाब से जो हेल्थ का डेफिनेशन है उसमें एक कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग सभी एस्पेक्ट्स को लिया गया है ह्यूमन लाइफ के। कहते हैं कि गुड हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड बैड मेंटल हेल्थ। एंग्जाइटी में है तो पसीना आएगा, हाथ कांपेगा। डिप्रेशन में है तो बॉडी में कहीं पेन होगा या आपकी दिल की धड़कन कम या ज़्यादा इस तरह से। बीच में हमारे समाज में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, सेंसिटाइजेशन भी नहीं है। लोग लॉन्ग टर्म तक जब तक उनको ऐसा लगता है कि हम थ्रेशोल्ड पर खींच सकते हैं कि नहीं अब एकदम हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और मेंटल डिजीजेस की बात करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? खास करके जो वर्कोहॉलिक्स हैं वो लोग भी अपने हेल्थ को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे पुश करके चलते हैं। थ्रेशोल्ड कहाँ पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ और नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो न सिर्फ हमसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगी, बल्कि उसके अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे विषय पर इनसे जुड़ूँगी, जो आपको लगेगा कि इतना काम इतनी कम उम्र में कर लेना इतना आसान नहीं होता है। आज हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर शुभम श्री, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये सोशल वर्क में इन्होंने पीएचडी किया है और उसके अलावा इन्होंने जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसमें आगे की पढ़ाई भी करी, एमफिल भी किया और उसके बाद ये जुड़ी हुई हैं आईजीआईएमएस से, जहाँ ये कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट देखती हैं और जितने भी तरह के कम्युनिटी के जो होते हैं डिजीजेस उस पर ये काम करती हैं। और इसके ये तो इनके प्रोफेशन की बात है। पर्सनली इनकी जो बातें हैं वो मैं बता दूं, ये क्लासिकल डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत चीज़ों को एक साथ कैरी करती हैं, 2 बेटियों की माँ हैं और मैं इससे ज़्यादा इनके बारे में इन्हीं के मुँह से सुनना चाहूँगी। तो शुभम, आज का जो विषय मैंने चुना है क्योंकि क्या होता है ना कि हम हर विषय पे बात करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग उन विषयों से भी जुड़े जो कहीं ना कहीं छूट जाता है। जी। जैसे मैं खुद मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे काम करती रही हूँ, तो वो भी बहुत इग्नोर्ड विषय हुआ ही लगता है, हाँ, जब हमने शुरू किया था 2012 में। और मैं देख रही हूँ जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक और विषय है जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, क्योंकि आप अगर गौर करेंगी तो इस दौर में हर व्यक्ति कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा है, हाँ। पर इससे बात नहीं करते। हम आमतौर पर इसको हिडन रखना चाहते हैं। अगर स्पेशली ये बात औरतों के मेंटल हेल्थ से जुड़ती है, तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा छुपाया जाता है। जी, जी। मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से भी महसूस किया है। तो आज हमारा विषय यही है कि तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये मेंटल हेल्थ जो शब्द है, ये बिल्कुल नया शब्द है। पहले इस सब के बारे में लोग बात नहीं करते थे। हम आमतौर पर जानते थे एक डिप्रेशन होता है, एक पागलपन होता है। मेंटल हेल्थ तो यही सब होता है। आज के संदर्भ में अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए मेंटल हेल्थ शुरू से हमारे लाइक स्वास्थ्य का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। इवन आप आयुर्वेदिक साइंसेस में भी जाइएगा तो उसमें तन और मन दोनों के अलाइनमेंट को लेकर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी। तो WHO के हिसाब से जो हेल्थ का डेफिनेशन है उसमें एक कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग सभी एस्पेक्ट्स को लिया गया है ह्यूमन लाइफ के। सिर्फ हेल्थ में फिजिकल हेल्थ नहीं आता है। तो मेंटल हेल्थ टर्म जो है दिस इज अबाउट योर ऑल मेंटल फैकल्टी। इसमें आपका मूड हो गया, इसके जो जो की इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपका थॉट हो गया, कॉग्निशन हो गया, लर्निंग एबिलिटीज, पर्सनालिटी जो एक बहुत ही डायनेमिक एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। आप डेली के लाइफ पैटर्न्स में कितने आपका कोपिंग स्ट्रेटजीज कैसा है, जी। आप कितने रेजिलिएंट हैं कि अगर कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस आ गया तो हाउ उसको बदले आओ सराउ करते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मेंटल हेल्थ एक कंप्लीट वेलबींग है जिसमें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर आप वर्क करते हैं और ये आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस आपको फिजिकल पेन देगा या कोई भी तरह का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे अगर आप एंजाइटी में हैं तो पसीना आएगा, हाथ कांपेगा। डिप्रेशन में है तो बॉडी में कहीं पेन होगा या आपके दिल की धड़कन कम या ज़्यादा इस तरह से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मैं इसी पर आने वाली थी कि जो कहते हैं कि गुड हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड बैड मेंटल हेल्थ,
तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों का दिखना भी ज़रूरी है जी। कि अगर हम एक बैड मेंटल हेल्थ से गुज़र रहे हैं, तो क्या-क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जो आउटर हमें दिखते हैं और हमें समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स जैसे भी आपने एक बात कही कि एंग्जायटी होगी तो पसीना आएगा जी, जी। और मतलब सर एक सो जी। तो इस तरह के और कुछ ऐसे सिम्पटम्स बताइए, स्पेशली मैं महिलाओं के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी एंग्जायटी या पुरुष की भी पता नहीं चलती है, सब ठीक ही तो है वाला हमारे साथ। तो लक्षण थोड़ा बताएं आप सर। देखिए, महिलाओं का तो हेल्थ शुरू से एक वो लास्ट प्रायोरिटी रहा है। कोई भी महिला ना जो माँ होती है घर की, उनको लगता है कि क्यों हम किसी को परेशान करें या टेंशन दें। यही एटीट्यूड है। और इग्नोरेंस भी है। एक चीज़ मैंने जो भी कुछ सालों में बहुत गहराई से महसूस किया है, ख़ासकर जब से कम्युनिटी मेडिसिन जॉइन किया है। इसमें लोगों के बीच में हमारे समाज में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, नहीं है। सेंसिटाइजेशन भी नहीं है। लोग लॉन्ग टर्म तक जब तक उनको ऐसा लगता है कि हम थ्रेशोल्ड पर खींच सकते हैं कि नहीं अब एकदम बढ़ जहाँ गया, तक पहुँच जा रहा है, हाँ। अब डॉक्टर के पास जाएँगे जो बिल्कुल तो ये कंप्लीट इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस है जो एक गलत फॉल्टी पैटर्न है जो हम लोगों ने सदियों से सीखा है अपने प्रीवियस जनरेशन से। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के साथ नहीं है, सभी चीज़ों से। सारे हेल्थ हाउस के साथ। और महिलाओं का हेल्थ सबसे लास्ट होता है क्योंकि उनको घर के इतने काम होते हैं, इतना कुछ निपटाना होता है और वो लोग अरे कुछ भी तो नहीं वहाँ हल्का-सा तो हुआ। और इस इश्यू को प्रायोरिटाइज़ भी नहीं करते। एग्ज़ैक्टली, हाँ। दे डोंट कीप इट ऑन प्रायोरिटी और मेन मेंबर्स जो घर की देख-रेख में, कमाने-खाने में बिज़ी है, वर्क में बिज़ी है, खास करके जो वर्कोहॉलिक्स हैं, वो लोग भी अपने हेल्थ को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे पुश करके चलते हैं। या अगर किसी का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है या लाइफ़स्टाइल में अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इंक्लूडेड है, तब तो बात को तो ये पता चलता है क्योंकि वो उनको दबा सप्रेस कर देता है। रात में तो होता क्या है कि जब जब तक मर्ज़ बहुत बढ़ जाता है, तब तक काफ़ी लेट भी हो जाता है बहुत सारे केसेज़ में। हुँ। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है, जहाँ आप बात करेंगे कि थ्रेशोल्ड कहाँ पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ और नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल तो हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है। और इवन सिम्पटम्स भी अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। मेबी जिस बात से आप डिप्रेस हो रही हैं, शायद हम उस बात से उतना डिप्रेस हाँ, फिर वो एडवांस की पर्सन टू पर्सन हाँ, हाँ। हाँ, अफ़ेक्ट करता है। हाँ, कि आपका सोशल एस्पेक्ट क्या है, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह के वर्क में हैं, हुँ। आपका ओवरऑल डे एंड नाइट का शेड्यूल कैसा है, जिसको हम लोग बायो-सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो आपके सोने, उठने, खाने-पीने जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक आपका एक रिदम में होता है। तो देखिए अगर ऐसा लगे कभी कि कोई इंसान पहले जैसा था वैसा दिख नहीं रहा है, हुँ, उसकी ग्रूमिंग या अपीयरेंस में चेंज है। सबसे पहला चीज़ तो अपीयरेंस से ही पता चलता है एग्ज़ैक्टली। कि किसी को कोई समस्या है। तो अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, उसके सोने-उठने के टाइम टेबल में चेंज आ रहा है, खाने-पीने के पैटर्न में चेंज आ रहा है। हुँ। कोई इंसान बहुत इरिटेबल लग रहा है या सोशली जो पहले बहुत एक्टिव था, अब बिल्कुल से विथड्रॉ होकर अपने आप में रहने लगा है। अपनी बातें नहीं शेयर कर रहा, चेहरे पर कोई उदासी है या बात करते-करते कोई इमोशनल हो जा रहा है, रोने लग रहा है। हुँ, तो ये सब की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि अच्छा इसको कुछ समस्या है, हुँ। इनको हेल्प की आवश्यकता है, वी शुड टॉक अबाउट इट। तो ये महिलाओं और पुरुषों में लगभग बराबर ही होता है या पुरुषों में थोड़ा क्योंकि वो हाँ, मैं वो जानना चाहती हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ से ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिला दोनों गुजर दोनों गुज़रते हैं। तो पुरुषों के लक्षण क्या होने चाहिए या जो उनको लगे कि ये दिस इज द पॉइंट जहाँ से मुझे सचेत हो जाना है। पुरुषों में देखिए वो लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। फिर हमारे समाज में एक धारणा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोना नहीं रो नहीं सकता, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये जो इमोट आउट नहीं कर पाते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसके कारण आप देखेंगे कार्डियक हेल्थ पे, इसका एक बहुत अच्छा टर्म भी है जिसको हम कार्डियक साइकोलॉजी बोलते हैं। सो विदेशों में तो काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रहा है। इंडिया में भी होने की आवश्यकता है क्योंकि कार्डियक साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है दैट इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर कार्डियक हेल्थ। और शायद इसीलिए पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रही है That's why। ये बहुत बड़ा साइंस है जिसको समझ नहीं पाए। एग्जैक्टली तो जैसे कोई भी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर या कोई तरह का इमोशनल सेटबैक या पारिवारिक मतभेद डिस्कॉर्ड, पर्सनल लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होना हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बच्चों की परफॉर्मेंस से या बच्चे बात नहीं मानते, इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। क्योंकि देखिए एक इंसान जब मिडिल एज में होता है ना तो वो दो जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट पे बीच में फंस जाता है। एग्जैक्टली। एक नया वर्ग का इशू नहीं, बच्चों का और एक एजिंग पेरेंट्स का।
और वो 2 माइंडसेट को ऐसा हैंडल कर रहा है जिसकी वज़ह से और उसमें अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो समझिए कि लाइफ ऑलमोस्ट उनका बहुत डिफिकल्ट है। तो ये पुरुषों के जो हाँ। हैं उनको थोड़ा कहते कंसिडर करना चाहिए कि अगर किसी औरत को, मैं खास करके ये कह रही हूँ, किसी फीमेल को कैसे ये समझ लेना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जो है वो अपने लेवल से ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर घर में ये मैसेज जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे इसमें मैम देखना ज़रूरी है कि उनका मूड कैसा रह रहा है, ज़्यादातर समय वो किस तरह के लाइक थॉट प्रोसेस में घिरे हुए हैं। बहुत इरिटेबल रह रहे हैं, हाँ, हाँ, बहुत इरिटेबल रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है, या पैसिव अग्रेशन है, बात नहीं करना, ज़िद करना, अपने आप को बिल्कुल एक क्लोज़ेट में बंद कर लेना कि दे विल नॉट शेयर, दे विल नॉट टॉक। इवन आप देखेंगे बहुत सारे लोग सोशल स्माइल तक देना छोड़ देते हैं। लोग लाइक सामने कोई है, हमको ग्रीट नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, या किसी बात का हाँ, हाँ। या किसी बात का अगर गुस्सा है तो उसको बाहर निकालने के बजाय अंदर गम खाकर बैठे रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको दिख रही है और लग रहा है कि मतलब उनके नॉर्मल पर्सनैलिटी जो आप देखते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंज दिख रहा है उनके आउटलुक में, तो आप समझ जाइए कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, बात करने की। ये कब होता है जब पुरुष इतना एग्रेसिव हो जाता है कि अब तो मर्डर तक कर देता है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो और हाँ, वो हाँ, तो वो कैसे समझने की ज़रूरत है कि अगर वो मार रहा है या गुस्सा कर रहा है तो मेंटल हेल्थ इश्यू से गुज़र रहा है या ये उसका व्यवहार ऐसा ही है? आपका बिहेवियर आईना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अंदर से कैसे हैं। तो अगर इस तरह का एग्रेसिवनेस है, इतना वॉयलेंट बिहेवियर है कि आप मार रहे हैं या सामान फेंक रहे हैं या गाली-गलौज कर रहे हैं, या नाते रिश्तेदारी में आप लाज-लिहाज नहीं रख रहे, जो एक सामाजिक मर्यादा होती है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो डेफिनिटली ये हेल्थ का विषय है। ऐसे में आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक घोर मुद्दा ये आता है कि क्या आप छोटी-छोटी बात के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे? ये एक बहुत स्टिग्मेटाइज़्ड टॉपिक है, लोग बताना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहते हैं कि आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए। और अगर कि मसला दूसरों से जुड़ा हो तो वो मानने को भी बिल्कुल सही है, हाँ, वो मानेंगी भी नहीं हमें है, और आजकल तो मैम सेम सिमिलर फीचर्स महिलाओं में भी देखा जाता है। देखा जा इसी तरह का एग्रेसिवनेस और वॉयलेंट बिहेवियर, या जैसे आपने कहा कि मर्डर कर देते हैं, तो अब तो महिलाओं में भी ऐसे फीचर्स दिख रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो बहुत तेज़ी से जो रैपिड सोशल चेंज हुआ है ना, इस चेंज के साथ लोग अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। और एक्सपेक्टेशन लोगों का लाइफ में बहुत हाई है। हम अपने लाइफ से कुछ और चाहते हैं, मेरे हस्बैंड अपने लाइफ में कुछ और चाहते हैं, हमारे माता-पिता और इन-लॉज़ चाहते हैं कुछ और, कि हमारे लाइफ में उनके हिसाब से हम चलें। हमारे बच्चे कुछ और बच्चे कुछ और चाहते हैं, बच्चे चाहेंगे कि माता-पिता हमारे हिसाब से एक्ट करें। तो मैम इतने सारे रिश्ते और इतने सारे चीज़ों को बैलेंस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लाइफ में। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और मेंटल डिजीजेस की बात करते हैं तो दोनों में क्या फर्क है? मेंटल हेल्थ हो गया आपका डे टू डे जनरल डे का लाइफस्टाइल में जो आपका मेंटल प्रोसीड्योर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आज मेड नहीं आई और आपको टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, एक मीटिंग है या कोई ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है, वहां आपको पहुंचना है। तो अब आपका पूरा घर का काम है, अब आपको हो गया ज़बरदस्त स्ट्रेस। अब हम कैसे पूरा दिन, नाउ यू हैव टू रीशेड्यूल इट, प्लान बी, प्लान सी, मेनी थिंग्स यू हैव टू मैनेज ऑन योर। कुछ चीजों को स्किप करें, कुछ चीजों को ऐड ऐड ऑन करें ना, आप भाग दौड़ कर ऑफिस पहुँचेंगे, हो सकता है कि आप ऑफिस में भी बात सुनना पड़ जाए, आप लेट हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज, तो ये एक हो गया कि डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर्स को आप कैसे ले रहे हैं। इसमें आपका डेली स्ट्रेस हो गया, कोपिंग हो गया, रेज़िलियंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप डेली की जंगल में हैंडल करते हैं, लेकिन जो आप साइकियाट्रिक इलनेस की बात कर रही हैं, ये एक लॉन्ग टर्म होता है। ये क्रोनिक भी हो सकता है, इसका सडन ऑनसेट भी हो सकता है। इसमें फुल फ्लेजेड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। वो सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट करने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको ट्रीटमेंट्स एंड मैनेजमेंट, उसके हिसाब से मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स के साथ थेरेपी। देखिए फिजिकल इलनेस में जैसे मान लीजिए आपका पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, आपको एक डोज चला गया 5 दिन का, दवा दिया गया, आप ठीक हो गए 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन में। लेकिन मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं होता है मैम। मेंटल इलनेस में हाँ, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ हीलिंग। इसके साथ-साथ आपको मेडिसिन के साथ-साथ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका जो बेसिक समाधान है वो क्या है? क्या अवेयरनेस से शुरू करना चाहिए और कहाँ से शुरू इसको करना चाहिए इस प्रॉब्लम के? मैम डेफिनिटली अवेयरनेस तो की है।
आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम एक्ट कैसे करना है। बहुत लोगों को लगता है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, नहीं कुछ जान रहे हैं तो उसको अनजाना ही छोड़ दिया जाए। हम लोगों को भी बचपन से फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल ग्रूमिंग के बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं, भई ऐसे ब्रश करिए, ऐसे नाखून काटिए, ऐसे साफ कपड़े पहनिए, बाल साफ रखिए, ऐसे तैयार होइए, तमीज़ से बैठिए, तमीज़ से बिहेव करिए। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बताते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मानसिक हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो जैसे हम लोग ग्रूमिंग सिखाते हैं ना, उसी तरह मेंटल हेल्थ के केयर को लेकर अभी के जनरेशन में जैसे हम नए जनरेशन की माताएँ हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी है, हमने बच्चों को अवेयर करी क्योंकि आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम और पैंडेमिक की तरह बूम करेगा। होने वाला है। हाँ, बिल्कुल हाँ। और जो आप अवेयरनेस की बात कर रही हैं, प्रीवियस जनरेशंस में अवेयरनेस तो नहीं था, अवेयरनेस के साथ-साथ सोसाइटी में एक स्टिग्मा था कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, किसी को अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो घर में छुपा के रखिए, किसी को पता नहीं चले, नहीं तो बाकी घर में बात फैल जाएगा। समय बिल्कुल साथ तैयार नहीं होगा, लोग अपने घर की बहू नहीं लड़की नहीं देंगे इस घर में शादी के लिए। लड़का लड़का आधा है तो लड़कों की शादी नहीं। नहीं होगी, लड़की है तो लड़की की शादी नहीं होगी, बहनों की शादी नहीं होगी, तो बहुत सारे डिज़ीज़ छुपाए जाते हैं। सिर्फ़ मेंटल नहीं, स्किन डिज़ीज़ेज़ या वो जो आनुवांशिक डिज़ीज़ेज़ होते थे इनहेरिटेंस में जो चल रहा है, न्यूरोपैथी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, ये सब छुपाया जाता था और अवेयरनेस भी नहीं था और लोग जाते थे कहाँ? ओझा के पास या फेथ हीलर्स के पास जो जो जैसे कोई बाबा-वाबा को मान रहे, तो उनके पास चले जाएँगे, झड़वाने-फुकवाने चले जाएँगे। अभी भी गाँव में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इवन सांप काटने पर भी लोग छुड़वाने ही ले जाते हैं। वो ये नहीं और सोचते इस चक्कर में लोग मनाया। हाँ, उस चक्कर में लोग मरते हैं। तो मेंटल हेल्थ को इस तरह से इग्नोर किया गया है बहुत लंबे समय से, तो इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं। अवेयरनेस बहुत ही खराब है और य इसके सिम्पटम्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे अब मैंने देखा बहुत सारे लोग जैसे जिनको अत्यधिक सफाई करने की समस्या है बोल या जो बार-बार पैन तो वो लोग मेनिया बोलते हैं कि मेनिया, जबकि मेनिया एक डिफरेंट डायग्नोसिस, मेनिया दूसरा चीज़ है। आप जो कह रही है एपिलेप्सी एपिलेप्सी एक दूसरी बीमारी है। बिल्कुल वही और ये आप हिस्टीरिया बोल रही हैं, आप हिस्टीरिया टर्म ही हदिया है। नाउ इट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर, इट कम्स अंडर कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो और पागलपन जो टर्म है, इट्स अ डेरोगेटरी टर्म, वी कांट यूज़ इट फॉर एनीबॉडी। जैसे हम लोग नॉर्मली भी हम देखें ना लाइक मेंटल हेल्थ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को लोग बहुत रैंडमली यूज़ करते हैं। कोई सैड है तो अरे ये तो डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन और सैडनेस 2 अलग चीज़ है। जिसको रियल डिप्रेशन है उनको जाकर देखिए। दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। लाइक पूरा मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको एंग्ज़ायटी है, जिसको पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सारे एक अलग सेट ऑफ इनके डायग्नोसिस हैं, जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो ये लोग रैंडम टर्म्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बचपन में डिप्रेशन की जो बात आ रही है, उसके पीछे क्या कारण शुरू हो गया है और क्यों ऐसा? और क्या कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया को इसके लिए बहुत बड़ा ज़िम्मेदार मानने लगे या हमारा बिहेवियर ही ऐसा होता जा रहा है कि हम बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल रहे हैं और ये तो आने पीढ़ी की ही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में हैं? मुझे लगता है बच्चों के मैटर्स में जितनी भी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इसमें पेरेंटिंग का एक बहुत अहम रोल है। पेरेंट्स कैसे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह का पेरेंटिंग बच्चों को कर रहे हैं, घर में कैसा माहौल बना कर रख रहे हैं, माता-पिता के बीच का संबंध कैसा है, बाकी परिवार के लोग आपको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं बच्चों के सामने, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा डाइट, न्यूट्रिशन, मीडिया एक्सपोज़र जिसमें सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, मोबाइल गेम्स सब कुछ आ जाता है। बच्चे आजकल घर में बंद रहते हैं। आउट ऑफ फ़ियर पिछले कई सालों से इस फ़ियर में हम लोग रहते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, कुछ उसके साथ अगर हो नहीं रहा हो रहा है, तो हम उनको बाहर के माहौल से एक्सपोज़ नहीं करते। बच्चे बाहर खेलते नहीं है, मैदान खत्म हो गए। वही आजकल बच्चे लेट नाइट तक जगते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोते नहीं हैं ठीक से। खाना-पीना भी बहुत आजकल पहले जैसा ऑर्गेनिक और शुद्ध खाना नहीं रहा कि सब सिर्फ़ आप घर का खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैकेट फूड या जंक फूड का भी प्रचलन बढ़ा है, ये एक रीज़न है। हार्मोनल चेंजेज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बच्चों को जिस तरह का स्टिमुलेशन मिल रहा है, मेंटल स्टिमुलेशन, तो अगर बच्चों में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि बच्चा उदास रहता है या किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, जैसे अगर उसको खेल में रुचि है, उसमें भी वो रुचि लेना बंद कर दे। किसी को डांस में रुचि, किसी को म्यूज़िक में या आर्ट में रुचि है, उसमें रुचि लेना वो बंद कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दिखाता है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, उससे बात करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी सलाह मानी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंटिंग का निभा है बहुत कि माँ और पिता बच्चे को कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या उनका अपना माहौल उनका घर का खुद का भी आपसी तालमेल कैसा है?
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये समाज किस रास्ते पे जा रहा है और उसको कौन-सा रास्ता ऑप्ट करना चाहिए? ये जो मेंटल चैलेंजेज़ हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं है। नहीं है। और एक समय के बाद तो हम बहुत खराब समाज का निर्माण कर एग्ज़ैक्टली। इस बात की चिंता मुझे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ से रुकना चाहिए और कैसे इसको हमारी क्या नैतिक ज़िम्मेदारी है, बच्चों की क्या ज़िम्मेदारी है? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी मैम पेरेंट्स की ही शोल्डर पर है। पेरेंट्स और टीचर्स ये एक्चुअली मेकर्स हैं सोसाइटी के। और ये जो नया रूल्स जो इम्पोज़ किया गया है, इसमें सबसे पहले बच्चों पर जो कड़ाई करने वाले जो सिस्टम को हटा दिया गया। या रोक नाम लगाया, डाँटना नहीं। फाइनली वो समझ में आता है कि आप अब्यूज़र ना हो बच्चों को लेकर, लेकिन एक जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर होता है, वो अब स्कूल्स में भी नहीं दिख रहा। और ये बहुत चिंता का विषय है। और इससे क्या हो रहा है ना कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जा रही है कि हम कुछ भी करें, हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लोग अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं और वो बेधड़क क्रॉस कर रहे हैं। और मैरिज एंड फैमिली एज़ अ इंस्टीट्यूशन इज़ फेलिंग नाउ इन आवर कंट्री। लाइक मोreओवर देखिए कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, सोशल फैब्रिक्स वहाँ पर अभी भी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ दैट इज़ डीपली रूटेड इन कल्चर। हम लोग अपने कल्चरल रूट्स से टूट रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोगों को सामाजिक बंधन से बाहर कर रहा है। और यही कारण है कि घर परिवार का भी कंट्रोल जो है या एक सामाजिक दायरा होता था कि लोग लोग लिहाज से भी बहुत सारा काम इससे बाहर नहीं जाना। हाँ, लेकिन लोग अब जा रहे हैं। इवन आप देखिए मैरिजेस तो टूट ही रहे हैं, मैरिजेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी जो जनरेशन है वो बहुत बड़ा है। और लिव इन रिलेशनशिप इज टेकिंग हाइप ओवर गेटिंग मैरिड। Youths are more comfortable to live in relationship rather than getting married and having a family. They don't want family. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने शादी तो कर ली but they don't want kids. अगर हम अभी की पीढ़ी की बात करें और पिछली पीढ़ी की बात करें, तो मदर्स जो हैं वो इतनी एजुकेटेड हमारी पीढ़ी ने तो थोड़ी पढ़ाई भी करी है, हमसे पहले वाली का इतना ही नहीं है। उनको कैसे समझ में आएगा कि मेरा बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है और वो क्यों इस बात को समझ नहीं पा रही हैं और एक खराब समाज का निर्माण हम ही से क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मोबाइल को दोष दे रहे हैं, ठीक है, मगर आपकी परवरिश में भी तो गड़बड़ है, तभी इस चीज़ को देखना तभी तो आप एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पा रहे। नहीं। आप खुद एक अच्छे बच्चे भी नहीं बन पाए। आप अपने पेरेंट के लिए एक युवा पीढ़ी पॉर्न वीडियोस देख हाँ, हाँ। व्हाई? क्यों देख रही है? उसको इजीली दिख रहा है, बट हमने तो उसमें ये बात नहीं डाली ना कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है, इसको नहीं देखना है। हमने भी तो नहीं बताया उनको। तो कहाँ से इसको रोकने की कोशिश एज अ जो भी आपने अभी तक काम किया है, आपको कहाँ से लगता है कि इसको कैसे रोका जाए और कहाँ से हम शुरू करें? मैम इसका की तो कम्युनिकेशन। माता-पिता और बच्चों के बीच में बिल्कुल एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। फ्रेंडली इन द सेंस कि अब ये नहीं कि बच्चा अगर तो शराब पीने लगी। फ्रेंड फ्रेंड होना अलग चीज़ है। फ्रेंडली इन द सेंस कि बच्चे में ये फ़ियर ना हो कि हम इस बारे में माता-पिता से बात नहीं कर सकते। माँ बाप को नहीं लगता है कि जब फियर था तो चीजें ज्यादा ठीक थी। कुछ हद तक ठीक थी मैम, आप हाँ, कुछ हद तक ठीक थी। हमारे अंदर अभी भी अपने माँ बाप अब अगर हैरी भी है कि ये ना बोल दे तो उनको बुरा लगता और इतिहास भी है। हम लोग को पता है कि कहाँ मगर हमारी अगली पीढ़ी बिल्कुल लिहाज़ करने को तैयार नहीं है। नहीं है मैम, नहीं है? नहीं। ये आप भी फ़ील करती होंगी। तो आखिर क्या किया जाए? कहाँ से शुरुआत करें? क्या स्कूल सिस्टम में इस चीज़ को ऐड ऑन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हमको याद है हम लोग जब स्कूल्स में थे तो मोरल एजुकेशन का एक सेपरेट क्लास होता था। अभी भी होता है बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स में वैल्यू एंड एथिक्स का अलग से क्लास है। तो उसमें ये सारी चीज़ें स्कूल में भी बताई जाती थी कि माता-पिता के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करना है। किस तरह की बातों को बताना चाहिए, कैसे बातों को हाइड रखना चाहिए, प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों को समझाया जाता था। स्कूल कॉलेज लेवल तक बताया जाता था। इवन मुझे याद है हम लोग जब वुमेन्स कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी सिस्टर डोरिस डिसूज़ा। वो मैरिज एंड फैमिली लाइफ पर एक सेपरेट क्लास लेती थी, जिसमें वो हमारे सोशल बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव लाइफ को दोनों को ब्लेंड करके बताती थी कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैरिज एंड हाउ यू शुड बिहेव इन अ मैरिज। हाँ, तो आप मानती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा को लेके एजुकेशन सिस्टम में और जब आप बच्चों को मोरली एजुकेट कर रहे होते हैं उस समय। और ये रिस्ट्रिक्शन जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ अगर मेरी बेटी ड्राइवर या मेड से
थोड़ी भी ऊँची आवाज़ में बात कर देती है या किसी गलत टोन में कुछ बोल देती है, बच्ची है नासमझी में भी बहुत चीज़ मैं इमीडिएटली वहीं डाँट लगाती हूँ, वहीं रोकती हूँ। तो बच्चा जहाँ गलती करे एकदम आप ये सोचेंगे कि ठीक है इसको अलग से ले जाके हम रूम में बंद करके समझाएँगे, 4 लोगों के सामने हम अपने बच्चों की बेइज़्ज़ती नहीं करेंगे। तो ये समहाउ कहीं न कहीं देखिए पब्लिक प्लेस पे मैं ये नहीं कह रही कि आप पब्लिकली बच्चों को ऐसे मॉरलाइज़ करें, लेकिन एक नज़र, एक बात कि बेटा ऐसे नहीं बोलना है, अब ये गलत है, आप इमीडिएटली सॉरी बोलिए और ठीक से बोलकर दिखाइए कि ठीक से कैसे बोला जाता है। बस इतना करिए। आप देखिए बहुत कम मेहनत में मैडम बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। बट क्या आपको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हमने बच्चों को वो वाला रिलीजन, वो वाला कल्चर सिखाना बंद कर दिया है, जो समाज को जोड़ता था? धर्म को ग्लैमराइज़ नहीं करना चाहिए। आपको इस धर्म को धर्म की तरह बताना है स और धर्म का रैशनल और साइंटिफिक रूप है जो प्रैक्टिस में आना वो था रिलीजन वो को। हर रिलीजन का है एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। यस, ये और बच्चों को कभी भी रिलीजन बेस्ड गाइडेंस नहीं देना है। उनको सब जैसे आजकल हम देखें ना ये एक फैशन चला है, सनातनी बना रहे हैं बच्चों को, सनातनी क्या बना रहे हो? आप क्या फैशन बच्चों के बाइक्स आप देखिए, टीनेजर्स की बाइक, वो उस पर वो लगाते हैं बाकायदा एक लोगो एंड मतलब वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं उन चीज़ों के, ऑब्सेशन हो गया है वो चीज़ों। तो कहीं हद कट्टरपंथ इस बनाना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन बनाए अपने बच्चे को कट्टर मैं यही कहती हूँ कि हाँ, राम आप उनको राम-राम जपना सिखा रहे हैं, 4 भजन सिखा रहे हैं, 4 उनको आप श्लोक सिखा दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरा बच्चा तो ऐसा आपके बच्चे को बेसिक मैनर्स नहीं आ रहा है। वो एक कुत्ते को मारता है, गली में जाकर, दूसरे बच्चों को टीज़ करता है, उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो सिखाइए। उसके राम-राम जपने से वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, उसको लाइफ स्किल सिखाइए, मैनर सिखाइए, स्किल्स दीजिए। यहाँ पे क्या है ना ग्लैमराइज़ेशन हो रहा है कल्चर का, दिवाली ग्लैमराइज़ हो गया, करवा चौथ ग्लैमराइज़ हो गया, हर चीज़ ग्लैमराइज़्ड है। हाँ, सारे त्योहार में आप देखिएगा पूरा मार्केटाइज़ेशन होता है। महिलाओं की बात करी, सबका मौज वो डिप्रेशन में इसलिए है कि फलाने ने इतनी महँगी साड़ी पहनी, मेरे आपन ने हाँ, मुझे नहीं मिला। तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है इसका कोई दवा नहीं है दुनिया नहीं, में नहीं। और इसका कोई इलाज भी नहीं है दुनिया में। जब आप साइकियाट्री की बात करती हैं, जब इस प्रोफ़ेशन की बात करती हैं, तो आपने 2 बातें कही, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक मानसिक बीमारी। और ये मानसिक बीमारी नहीं, नहीं है। ये मानसिक स्वास्थ्य का पार्ट है। है। हाँ, और जब हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डिस्कस अब हम स्कूल और कॉलेज पे आते हैं। ये तो आपने फैमिली की इतनी बात नहीं करी। स्कूल और कॉलेज का क्या रोल है? क्या बच्चे इसलिए भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिगार्ड नहीं करते या स्कूल और कॉलेजों का माहौल इतना मतलब खराब हो चुका है कि बच्चों को वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है और वो वहाँ से कुछ सीख के तो नहीं आ रहे हैं। नहीं मैंने ये तो देखा है कि बच्चे कॉलेज और स्कूल से कुछ सीख के नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो उन चीज़ों को सीख के आ रहे हैं जिसके लिए हमें वहाँ इन्हें उन रोकना पड़ रहा है। तो क्या स्कूलों और कॉलेज की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? मैम पिछले कुछ सालों में स्कूल एंड कॉलेजेस का माहौल बहुत डिग्रेड किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अच्छे टीचर्स, यंग डायनामिक टैलेंटेड टीचर्स की बहाली नहीं हो रही है। बहाली उन लोगों की हो रही है जिनका पॉलिटिकल पैरवी है, जो पैसे देकर सेटिंग से जा रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे टीचर्स बनेंगे? मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल और कॉलेज में अच्छे टीचर्स आपको लीडर बनाते हैं। अच्छे टीचर्स आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट बनाते हैं। उनका बेस होता है। तो एक तो टीचर, दूसरा मैम कास्ट और क्लास पॉलिटिक्स, कम्युनिटी पॉलिटिक्स, जैसे हाँ, रिलिजन पॉलिटिक्स लाइक मुझे तो कभी-कभी बहुत आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, किस बात का सेक्युलरिज़्म है? महाराष्ट्र चली जाइए आपको धुतकार दिया जाएगा, बंगाल चली जाइए आपको धुतकार दिया जाएगा। हम लोग को फ़ोर्स किया जाता है कि आप दूसरे स्टेट जाइए तो आप उनकी भाषा बोलिए। क्या वो लोग हमारे स्टेट में आएँगे तो हम उनको फ़ोर्स करेंगे कि आप मगही और भोजपुरी में बात कीजिए? वी विल रिस्पेक्ट देम। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। भाषा, जाति, रंग, आपके कास्ट, कम्युनिटी आपका स्टेट, हर मामले में आपको डिस्क्रिमिनेट किया तो जाता ये कॉलेज और स्कूल में शुरू हुआ है या ये हमारे माइंड में आ गया है या हम क्या कर रहे हैं? क्यों है। नहीं? निज़ाम ये जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर और मतलब जो पोज़ीशन पर है, ये उन लोगों का बनाया हुआ जाल है, जिसमें बच्चे भी फँसते हैं और वो लोग बच्चों को प्ले करते हैं। बच्चों को मोहरा बनाकर प्ले कर रहे हैं। ऐसा पॉलिटिक्स मैंने बहुत जगह पर देखा है, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का होते हुए। एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, उपद्रवी लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। स्टूडेंट्स कैबिनेट के नाम पर जो है गुंडा राज चलता है कॉलेजेस में।
तो लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, फीमेल टीचर्स और स्टाफ के साथ बदतमीजी होती है। हुँ। तो हर लेवल पे प्रॉब्लम है मैम। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार को और जो हमारा जो भी सिस्टम है उसको क्या कदम उठाने चाहिए शुरुआती दौर से? एक तो आपने पेरेंटिंग की बात कह ली, दूसरा आपने कहा स्कूलों में स्पेशली वैल्यू एडेड चीज़ें सिखानी चाहिए। उनको हम कल्चर सिखाएँ, उनको हम रिलीजन और हम बच्चों को क्यों ना शुरू में ही सिखा दें कि हर रिलीजन की अपनी एक मर्यादा है। वहाँ से तुमको किसी से नफ़रत नहीं करनी है। तुम खुद के रिलिजन को लेकर चलो, खुद के पास्ट को लेके चलो, लेकिन किसी को डिमोरलाइज़ डिमोरलाइज नहीं तो ये तो हो गया। हुँ। देखिए जब कॉलेज की बात आती है, तो क्या वहाँ भी सरकार को इस तरह की चीज़ों में आना चाहिए? या बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे देखिए मैम एक चीज़ जो हमारे प्रोफ़ेसर हम लोगों को समझाते थे कि जो कॉलेजेस होता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ग्रोन अप हो चुके होते हैं। दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी और एजुकेशन जब इम्पार्ट करने की बात होती है ना, तो यू हैव टू ट्रीट सामने वाले को बिल्कुल इक्वली। जब तक आप दोनों इक्वल लेवल पे नहीं होंगे, आप वो पास नहीं कर पाएँगे, आप अपने लेगेसी को पास नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पे अगर आप चाहेगा कि आप बच्चों को कंट्रोल करें, रादर दैन गिव देम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग, एक सेफ स्पेस दीजिए जहाँ वो अपनी बात रख सके, जहाँ वो ग्रो कर सके, नर्चर कर सके। कोर्स करिकुलम में चेंज करने की ज़रूरत है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, अभी देखा जाएगा आने वाले कुछ सालों में कि इसमें जो 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया, इसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग रखा गया है। फाइनल ईयर में इंटर्नशिप का प्रोविज़न है। लेट अस सी कि इससे क्या चेंज आता है मास में। लेकिन इन सब के कोर में सबसे इम्पोर्टेंट है बढ़िया टीचिंग स्टाफ, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, बच्चों को इनोवेटिव काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है, हर एक टैलेंट को एकत्र करना, डेवलपमेंट को ऐड करना, उस बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, जहाँ से वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अप्लाई करने चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ डिस्कशन का मुद्दा है। सोशल मीडिया से बच्चे खराब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे गलत कंटेंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया बच्चों को इम्पेशेंट बता रहा है। ये बात सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं हो रही, ये हम सबों पर लागू हम सब पे हाँ। तो सोशल मीडिया के लिए सरकार को क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए या लोगों को मोटिवेट करना चाहिए सोशल मीडिया के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनका स्क्रीन टाइम कितना होगा बच्चे उस पे क्या कंटेंट देखेंगे क्या जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने रसामा किया हाँ। 16 साल कैसे आप नहीं यूज कर सकते और मुझे लगता है किसी और कंट्री ने भी ऐसा किया बहुत सारे कंपनीज में तो हाँ। हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं और इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा और क्या ये ज़रूरी हो गया है हिंदुस्तान में? आप देखिए कि बच्चे पढ़ाई करके अ, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बजाय यूट्यूबर बनना सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एज़ अ करियर बच्चों को लग रहा है रील्स बना के ज़्यादा पैसा मिल सकता है, मेडिकल की पढ़ाई क्यों करें या इंजीनियर क्यों बने? तो क्या सोशल मीडिया का रूल्स रेगुलेशन ज़रूरी है और लोगों को कैसे इसके बारे में हम कर सकते हैं ताकि मेंटल हेल्थ सही हो जाए उनकी? मैम देखा जाए तो सोशल मीडिया का तो जो बेनिफिट्स थोड़ा बहुत है सो है, लेकिन बहुत बेनिफिट्स भी है। लेकिन अगर सोशल मीडिया इतना खराब है और एक पूरी जनरेशन को खराब कर रहा है, तो पॉलिसी बनाकर इसको बैन करने में कोई खराबी नहीं। आप इसको बैन कर दीजिए ना, सिंपल सा प्रॉब्लम। बैन कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए। सर्टेन ऐप्स जो आपको लग रहा है कि बच्चों के लिए फ्रूटफुल नहीं है, आप कौन सा इस बैन आपने बहुत सारा किया भी, हाँ, गवर्नमेंट ने किया नहीं। कुछ आप अपनी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, जो यंग बच्चे हैं, दे आर बिलो 80, वो लोग अपना 18 बना के फेक प्रोफाइल बनाकर, फेक फ़ोटो लगाकर, दूसरा कुछ नाम लगाकर, दे आर मेकिंग देयर प्रोफाइल एंड दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। दे आर रीडिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे क्राइम भी बहुत है, साइबर क्राइम भी बहुत बड़ा है। तो अगर इस तरह का साइबर क्राइम हो रहा है या साइबर बुलिंग हो रहा है, बॉडी शेमिंग हो रहा है, बहुत तरह का मीडिया पर हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, एआई से उसमें और एक आग में घेरा रहा है। ये डाल दिया है। तो आप बैन करिए ना। दूसरा टीवी सीरियल्स मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड का रेगुलेशन होना चाहिए कि आप फ़िल्म्स में या वेब सीरीज़ में किस तरह कंटेंट दिखा रहे हैं और जो एडल्ट कंटेंट है वो डेफ़िनिटली बच्चों तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं ने अपनी प्राइवेसी खो दी है? सोशल मीडिया पर हर चीज़ को डालकर वो सुकून से ज़्यादा बेचैन हो रही हैं। अगर आपने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई, आपने इसको सोशल मीडिया पे डाला, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आपने कंटेंट क्या डाला, मेरे दिमाग में ये चल रहा है आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है।
तो मेंटल डिप्रेशन कहीं न कहीं इससे भी जुड़ रहा है कि हम हर चीज़ सुगम ले जा रहे हैं। और लोग जब वेकेशन पे जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं? मैं महिलाओं से पर्सनली ये कहना भी चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को उतना ही दूर तक रखिए जितना वे आपको डिप्रेशन ना हो जाए। जहाँ तक आपका कंफर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन है, तो ये भी एक कारण मुझे जो लगा। नहीं, अरे एक चीज़ और देखा मैम बहुत सारी महिलाओं को कि जैसे कुछ ट्रेंडिंग गाना है या कोई ट्रेंडिंग जैसे बीच में ना 1-2 डायलॉग्स चले थे बहुत डर्टी टाइप का था उसका कंटेंट। अगर वो ट्रेंडिंग रील है तो सब बना रहे हैं। आप क्यों बना रहे हो? आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके सोसाइटी के सारे लोग देख रहे हैं, वो क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं? और ये सब कोई सुनने और ये मतलब यूज़लेस कंटेंट है। आप कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ मुद्दे पर अपनी आवाज़ दो, तो वो समझ में आता है कि आपने कोई मुद्दा रेज़ किया या कोई अच्छी बात आपने शेयर की। लेकिन एक अननेसेसरी सा डांस वीडियो या कोई अजीबो-गरीब टाइप का डालो, उस पर आप रील्स बना रहे हो, मीम्स बना रहे हो फॉर द सेक ऑफ योर एंटरटेनमेंट एंड इन दैट केस यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन और योर प्राइवेसी। तो ये ब्रीच आप खुद कर रहे हो। ये गलती कहीं न कहीं आपसे खुद हो रही है। तो महिलाओं को हम दोनों की तरफ से ये सुझाव है कि अपने आप को उतना ही एक्सपोज कीजिए जितना में आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे, क्योंकि कहीं न कहीं सोशल मीडिया आपको डिप्रेस ही कर रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है। अगर आप कंटेंट भी नहीं ध्यान रखते हो, आप अपनी फैमिली की हर चीज़ लेकर आ जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल डिप्रेशन में महिलाएँ इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैम इवन हम मैंने देखा है बहुत सी महिलाएँ पुरुष अपने बच्चों के भी कंटेंट को डाल देते हैं बिना सोचे-समझे। क्या बच्चों की प्राइवेसी इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं। आजकल बच्चों के साथ भी बहुत क्राइम हो रहा है। सोशल मीडिया पे उनका भी मिसयूज़ हो रहा है, ख़ास करके गर्ल चाइल्ड का। आजकल तो बॉयज़ भी बहुत अनसेफ हैं, लेकिन मैं जनरली गर्ल चाइल्ड को फ़ोकस में इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि उसका अगर आप फाउंडेशन ईयर्स में ही उसके ऊपर थ्रेड आ जाएगा, आने वाले टाइम पे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका शुभम, आपने जितनी भी बातें बताई हैं सब हम रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं जी। कि हम सबकी ज़िंदगी में वो चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को लोग इसलिए भी देखें क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ता है। हम बच्चों की परवरिश से लेकर बच्चों के माइंडसेट, उनके लाइफ स्किल सब पर बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में जितनी बातें डॉक्टर शुभम श्री ने बताई हैं, उन सभी चीज़ों पर अगर आप गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको भी शायद मेंटल जो इलनेस हो रही है, मेंटल जो बेचैनी जो है, उससे कहीं न कहीं निजात पाने में छुटकारा मिले। ख़ास करके मैं माँओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप ही भविष्य को गढ़ने वाली हैं और आप ही भविष्य कर्ता हैं। इसलिए जब आप जो कर रही हैं, इसका इम्पैक्ट बच्चों पर हो रहा है, तो घर में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है कि हम युवा पीढ़ी कैसी खड़ी कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग जुड़े हैं वो इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट भी करें कि जितनी बातें हमने बताई हैं। आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुभम कि आप आईं, आपने इतनी सारी बातें मेंटल हेल्थ के बारे में कही। और मैं एक और रिक्वेस्ट आज कर रही हूँ कि अपने आस-पास ढूँढिए कि कोई भी साइकोथेरेपिस्ट अगर है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर है, एक बार उससे ज़रूर मिलिए। इसलिए नहीं कि आप पागल हो गई हैं, आप डिप्रेशन में हैं। इसलिए कि मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, क्या सब ठीक है या सब ठीक नहीं है? तो आप उस हिसाब से भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकती हैं। बहुत-बहुत थैंक यू और इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ताकि हम और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें।